स्टॉप। सिर्फ एक सेकंड के लिए रुक जाओ और मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। इसलिए नहीं कि मेरी बात इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए कि आप इंपॉर्टेंट हो। अगर आप भी 1997 से लेकर 2012 के दरमियान में पैदा हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप जेन जी हो और ये वीडियो खास तौर पर जनरेशन जी के लिए ही बनाई गई है। जेन जी वो जनरेशन है जो पैदा ही इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल वर्ल्ड में हुई है, जिनके पास अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन अगर बात क्लैरिटी की जाए तो वो बिल्कुल जीरो है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 8 सॉलिड रीजंस दैट व्हाई जेन जी इन डेंजर। इस वीडियो को मजाक मत समझिएगा, क्योंकि जेन जी वाकई में इस वक्त एक बहुत बड़े खतरे में है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डोपामीन हाईजैक। हम लोग क्यों मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी एक हद से ज्यादा? इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो है डोपामीन। जिन लोगों को नहीं पता कि डोपामीन क्या है, मैं उनको बता दूं कि डोपामीन हमारे ब्रेन का एक रिवार्ड केमिकल है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि चॉकलेट खाना, म्यूजिक सुनना या इस तरह का कोई और काम करना, तो हमारी बॉडी में ये केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल हमें खुशी देता है और सेटिस्फेक्शन फील करवाता है। इनडायरेक्टली हम इस केमिकल को हैप्पीनेस केमिकल भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये डोपामीन जेन जी के लिए एक खतरा कैसे है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज जेन जी रोज 6 से 9 घंटे मोबाइल पर गुजारते हैं। इन 6 से 9 घंटों में जो हम मोबाइल पर गुजारते हैं, हर रील, हर स्क्रॉल, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन हमारे ब्रेन में यही केमिकल डोपामीन को रिलीज करता है। जब आप कोई फनी रील देखते हो, कोई मूवी देखते हो या म्यूजिक सुनते हो, तो फौरन से आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर रियल जिंदगी की बात करें तो असल जिंदगी में डोपामीन बहुत कम रिलीज होता है। ये ज्यादातर किसी अचीवमेंट, हार्ड वर्क या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बाद रिलीज होता है। लेकिन सोशल मीडिया ने इस डोपामीन रिलीज प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है। आप एक रील देखते हो और साथ ही डोपामीन रिलीज हो जाता है। आप एक स्क्रॉल करते हो और साथ ही डोपामीन रिलीज हो जाता है। जब हमारे ब्रेन को बिना किसी हार्ड वर्क, बिना किसी मेहनत के ये अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड मिलता है, तो हमारा ब्रेन इसका एडिक्टिव हो जाता है, और इसे कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम। और इसी की वजह से हमारे ब्रेन की बेसलाइन सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। ब्रेन की बेसलाइन सेंसिटिविटी कम होने का मतलब ये है कि आपको असल जिंदगी बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि वो आपको मोबाइल की तरह बार बार डोपामीन के शॉट नहीं देती। अगर जेन जी को रियल लाइफ और रियल लाइफ में किसी एक को चूज करना पड़े, तो आई थिंक 80% जेन जी रियल लाइफ को असल जिंदगी पर प्रायोरिटी देंगे, और इसीलिए डोपामीन हाईजैक जेन जी के लिए एक साइलेंट डेंजर बन चुका है। नंबर 2, कोग्निटिव फ्रेगमेंटेशन। रिसर्च के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से गिरकर अब 8 सेकंड रह चुका है, और इसकी वजह है कांस्टेंट कोग्निटिव फ्रेगमेंटेशन। इसको एक एग्जांपल से समझो। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट पढ़ाई के लिए बैठता है, साथ ही वो अपना मोबाइल ऑन करता है, यूट्यूब पर एक रील देखता है, फिर व्हाट्सएप ऑन करता है, मैसेजेस चेक करता है, और साथ ही कोई और दूसरी ऐप ऑन करता है, और फिर वापस पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से यही प्रोसेस रिपीट करता है, मोबाइल ऑन करना, एक ऐप से दूसरी ऐप पर स्विच करना, और फिर पढ़ाई। देखने में तो ये बिल्कुल एक सिंपल चीज लग रही होगी, लेकिन इस सब के चलते दो अहम काम होते हैं। नंबर 1, अटेंशन स्पिल्ट। पढ़ाई से मोबाइल, मोबाइल पर एक ऐप से दूसरी ऐप पर स्विचिंग, ये सब आपकी अटेंशन को बार बार एक चीज से दूसरी चीज की तरफ स्विच करती है, और आपकी अटेंशन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती जाती है, और इसी को हम कोग्निटिव फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं। नंबर 2, स्विचिंग कॉस्ट। एक चीज से दूसरी चीज की तरफ बार बार अटेंशन का शिफ्ट होना हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो फोकस, प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल को हैंडल करता है। जितनी दफा आपकी अटेंशन एक चीज से दूसरी चीज की तरफ शिफ्ट होती है, उतनी दफा ही आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अपने फोकस को एक चीज से दूसरी चीज पर शिफ्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से डीप फोकस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्किल डेवलपमेंट जेन जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये डेली मल्टीटास्किंग इनके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है, क्योंकि बिना डीप फोकस के कोई भी जनरेशन अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकती। नंबर 3, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू CDC 2022 रिपोर्ट, जेन जी के 36% टीनेजर्स में मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें पैनिक अटैक, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, सोशल एंजाइटी और इमोशनल डिसरेगुलेशन सबसे ज्यादा है। रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 3 में से एक जेन जी प्रेजेंट टाइम में एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। स्टडीज में ये भी दिखाया गया है कि ब्रेन का पार्ट अमेगडाला, जो कि फियर और थ्रेट को डिटेक्ट करता है, वो जेन जी में ऑलमोस्ट हमेशा के लिए ही एक्टिवेट हो गया है। न सिर्फ ये, बल्कि कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, उसका लेवल भी जेन जी में हाई है, और यही रीजन है कि जेन जी में सुसाइड रेट्स और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। नंबर 4, आइडेंटिटी एंड पर्पस कंफ्यूजन। 1997 से लेकर 2012 तक पैदा होने वाले बच्चों को जेन जी कहते हैं, और अगर देखा जाए तो इस वक्त एवरेज जेन जी टीनेज से मिड 20s के दरमियान है। अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो ये एज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के नाम से जानी जाती है। ये एज जिंदगी का वो हिस्सा होती है जिसमें सेल्फ कंसेप्ट, मतलब मैं कौन हूँ, वैल्यूज यानी मेरी इस दुनिया में क्या वैल्यू है, एंड डायरेक्शन यानी मुझे फ्यूचर में क्या करना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। अगर इस उम्र में
में मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज क्या हैं और मुझे फ्यूचर में क्या करना है, इन सवालों के जवाब इंसान को मिल जाएं तो वो इंसान अपना फ्यूचर और लाइफ पर्पस को सिक्योर कर लेता है। लेकिन अगर इस उम्र में इंसान को इन सवालों के जवाब ना मिले तो वो रोल कंफ्यूजन में फंस जाता है। अगर रिसर्च देखें तो 2/3 जेन ज़ी इस वक्त आइडेंटिटी कंफ्यूजन का शिकार है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन है, उनमें क्या क्या एबिलिटीज हैं और उन्हें फ्यूचर में क्या करना है। प्यू रिसर्च 2025 के मुताबिक 61% जेन ज़ी कहते हैं कि वो खुद को हर साल बदलता हुआ महसूस करते हैं और ये चीज अनस्टेबल सेल्फ इमेज को इंडिकेट करती है। ऑलमोस्ट 60% जेन ज़ी इस वक्त आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाली स्टेज में है और ज्यादातर आइडेंटिटी कंफ्यूजन से गुजर रही है। टू मेनी चॉइसेस, रैपिड लाइफ ट्रांजिशंस, डिजिटल पैराडॉक्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, ये सब मिलकर जेन ज़ी की आइडेंटिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नंबर 5, कंपैरिजन एंड वैलिडेशन एडिक्शन। सोशल मीडिया की हर रील, हर हाईलाइटेड पोस्ट और इन्फ्लुएंसर्स की परफेक्ट नजर आने वाली लाइफ सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोस्टली जेन ज़ी इस वक्त आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाली स्टेज में है। लेकिन ये जेन ज़ी बजाय अपनी आइडेंटिटी बनाने के इस वक्त कॉन्स्टेंट कंपैरिजन और वैलिडेशन एडिक्शन का शिकार है। स्टडीज प्रूव करती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस वक्त कंपैरिजन कल्चर को सिस्टमैटिकली इंक्रीज कर रही हैं। हर रील, पोस्ट, फोटोज और फीडबैक लूप्स लोगों को खुद को दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करती हैं। स्टडीज ये भी शो करती हैं कि सोशल मीडिया और सोशल कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जो लोग जितना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं वो लोग उतना ही ज्यादा सोशल कंपैरिजन का शिकार हैं। एक रिसेंट साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जेन ज़ी में नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हाई लेवल पर हैं। जेन ज़ी में इस वक्त फोमो, सोशल कंपैरिजन और इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये लोगों की हाईलाइटेड रील से खुद को जितना ज्यादा कंपेयर करते हैं वो अपनी रियल लाइफ से उतना ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं। जेन ज़ी में लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखा जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और एंजाइटी भी इसी सोशल कंपैरिजन का एक रिजल्ट है। नंबर 6, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। रिसर्च के अकॉर्डिंग जेन ज़ी का स्क्रीन टाइम रोजाना कम से कम 6 से 9 घंटे है और अगर बात फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की जाए तो वो ऑलमोस्ट 0 है। न सिर्फ ये बल्कि जेन ज़ी में प्रोसेस्ड और जंक फूड का इंटेक भी बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है। फिजिकल इनएक्टिविटी और अनहेल्दी फूड इंटेक की वजह से जेन ज़ी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, डायबिटीज, हेल्थ डिसऑर्डर्स और पोस्चर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग टीनेज और यंग अडल्ट जो 2 घंटे से ज्यादा टाइम स्क्रीन पर गुजारते हैं उनमें मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स 30 से 40% ज्यादा हैं। ये तो सिर्फ 2 घंटे की बात है। अगर जेन ज़ी को देखें जो 9 घंटों से भी ज्यादा टाइम स्क्रीन पर गुजारती है उनमें ये मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स किस कदर ज्यादा होंगे। जेन ज़ी का सेडेंटरी लाइफस्टाइल उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी कमजोर बना रहा है। नंबर 7, स्लीप एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। टीनेज और यंग अडल्ट्स के लिए रेकमेंडेड स्लीप 8 से 10 घंटे है। लेकिन अगर बात जेन ज़ी की जाए तो उनमें ये स्लीप टाइम बहुत कम है और अगर स्लीप टाइम पूरा है भी यानी 8 से 10 घंटे वो स्लीप लेते भी हैं तो वो स्लीप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। असल में हमारी बॉडी में एक हार्मोन जिसका नाम मेलाटोनिन है वो रिलीज होता है सोने के लिए। ये हार्मोन ज्यादातर अंधेरे में रिलीज होता है लेकिन जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फोन की ब्लू लाइट इस मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस कर देती है और इसी वजह से हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हम सोते हैं उस वक्त हमारा ब्रेन रिकवर होता है और नेक्स्ट डे के लिए रेडी होता है। लेकिन मेलाटोनिन सप्रेशन की वजह से हमारा ब्रेन फुली डिस्चार्ज नहीं होता और यही वजह है कि सारी रात सोने के बावजूद भी जब हम सुबह उठते हैं तो हम खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग 50 से 60% जेन ज़ी में स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे कि इंसोमिया, डिलेड स्लीप फेज और रेस्टलेस स्लीप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। नंबर 8, सोशल आइसोलेशन एंड फेलियर। जेन ज़ी प्रेजेंट टाइम की सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये जेन ज़ी इस वक्त सबसे ज्यादा अकेलेपन का शिकार है। रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 4 में से एक इंसान आज तन्हाई का शिकार है। सब कुछ होने के बावजूद भी इस भरी हुई दुनिया में जेन ज़ी खुद को अकेला महसूस करती है। इसकी एक वजह इंडिपेंडेंट होना भी है। मॉडर्न कल्चर में इंडिपेंडेंस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और इंटरडिपेंडेंस को कम। जेन ज़ी भी इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। कहने को तो हजारों लोग हैं लेकिन जेन ज़ी के पास सिंसियर और लॉयल फ्रेंड्स बहुत कम है और यही तन्हाई जेन ज़ी को नुकसान पहुंचा रही है और इसी वजह से जेन ज़ी में सुसाइड रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो थे वो 8 रीजन जो जेन ज़ी के लिए एक डेंजर है। लेकिन मैं आपको एक एडिशन और प्लस पॉइंट भी बताना चाहती हूँ जिससे आप में से बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे। पोर्नोग्राफिक कंटेंट। जेन ज़ी की यूथ में पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सपोजर काफी हाई है। स्टडीज के अकॉर्डिंग 12 से 25% यंग अडल्ट कंपल्सिव पोर्न व्यूइंग यानी बार बार और वो भी बिना कंट्रोल के पोर्न कंटेंट को देखते हैं और यही पोर्नोग्राफिक कंटेंट इनको दिन ब दिन एडिक्टिव बना रहा है। जेन ज़ी के लिए ये इस वक्त का सबसे डेंजर साइन है क्योंकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट का डायरेक्ट असर इंसान के रिलेशनशिप
रिलेशनशिप और माइंड पर होता है। वीक इंटीमेसी, अनरियलिस्टिक सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस एंड पार्टनर डिससेटिस्फेक्शन इस पोर्नोग्राफिक कंटेंट व्यूइंग की वजह से बढ़ रहा है और इसी पोर्नोग्राफिक कंटेंट की वजह से हमारी सोसाइटी में लस्ट जैसी इंटेंस सेक्सुअल क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और एक्सट्रीम केसेस में तो रेप और सेक्सुअल हरासमेंट का रिस्क भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भी जेनजी हैं और आपको इनमें से कौन सा डेंजर साइन सबसे ज्यादा डेंजरस लगा। अगर आपको भी इस तरह का पर्पसफुल और मीनिंगफुल कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।